Good morning, all. Welcome to my channel Management Mantra. I am Dr. Barkha Gupta, and I hope you all are safe and well. So today we are discuss about the Workmen Compensation Act 1923. Here we learn about what is the Compensation Act and what its basic objectives, general principles, and few definitions which is used in Workmen Compensation Act. So let's start. So first one is the objectives. What are the basic objectives of Workmen Compensation Act? The Workmen Compensation Act 1923 is one of the important social security legislation. Social security legislations. Its aim is providing the financial protection to the workmen and their dependent in case of accidental injury by means of payment of compensation by the employer. सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर मौजूद है कुछ वर्ड्स लाइक सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, डिपेंडेंट, वर्कमैन, एक्सीडेंट, इंजरी. कुछ कुछ वर्ड्स यहाँ पर कोरिलेट करते हुए हमें समझ में आ रहे हैं कि कोई ना कोई कनेक्शन तो इनके बीच में है. तो ये हमें पता चल रहा है इस ऑब्जेक्टिव से, इस बेसिक ऑब्जेक्टिव से, कि ये जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 है ये जनरली किस लिए बनाया गया है. ये जनरली इसलिए बनाया गया है जिससे कि जो भी वर्कर ऑर्गेनाइजेशंस में मौजूद है उस वर्कर के साथ अगर कभी भी कोई घटना घटती है, कोई एक्सीडेंटल केस होता है जिसकी वजह से उसे इंजरी हो रही है, तो उस टाइम पर उसको और उसके जो डिपेंडेंट है, मतलब उसके ऊपर जो आश्रित लोग हैं, उनको किसी तरह का फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिल सके, उनको कोई सोशल सिक्योरिटी मिल सके. तो इसके लिए यहाँ पर ये लेजिस्लेशन लेकर आए गए हैं. इसके लिए ये आपका जो एक्ट है वो जनरेट किया गया है. तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 में ये तो आपको पता ही है कि ये होल इंडिया में आपका कवर होता है, सभी जगह यह कवर होता है. और ये सबसे पहले आया था आपका द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1924. जुलाई के फर्स्ट डे में ये आपका आया था. नाउ स्कोप एंड कवरेज. क्या क्या इसके स्कोप है, कहाँ कहाँ पर है. अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने देखा था इट द एक्ट एक्सटेंड द होल ऑफ इंडिया. तो अगेन आई रिपीट इट कि ये पूरे इंडिया में आपका कवर करता है. इट अप्लाइज टू वर्कमैन एम्प्लॉय इन फैक्ट्रीज. कहाँ कहाँ पर है? फैक्ट्रीज, माइंस, प्लांटेशन, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शंस, रेलवे, शिप, सर्कस, अदर हैजार्डस ऑक्यूपेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट स्पेशलाइज्ड इन शेड्यूल 2. तो शेड्यूल 2 में जितने भी आपके जो एरिया बताए गए हैं उन सभी में आपका वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट अप्लाई किया जाता है. चाहे वो आपका फैक्ट्री हो, माइंस हो, प्लांटेशन हो, इवन जो आपके शिप है या फिर आपकी जो सर्कस है या कोई भी हैजार्डस ऑक्यूपेशंस है जहां पर वर्कर्स है वहां पर, तो उन सभी जगह पर ये एक्ट आपका अप्लाई किया जा रहा है. इसके अलावा अगर हम बात करें होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज की, तो वहां पर भी उनके जो कुक है उन पर ये एक्ट एप्लीकेबल है. ठीक है. यस, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्स. जो आर्म फोर्स के मेंबर्स हैं उन पर ये अप्लाई नहीं किया जाएगा. एज वेल एज वो पर्सन या वो वर्कमैन जो ईएसआई एक्ट 1948 इसमें अपने आप को रजिस्टर करवा चुके हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर अप्लाई वो जो है उनके ऊपर आपका ये जो एक्ट है वो अप्लाई नहीं किया जाएगा. है ना. क्योंकि आपको पता ही है कि कंपनसेशन अगर किसी को मिलना है तो वो सिर्फ एक जगह से कंपनसेशन गेन कर सकता है, दो जगह से नहीं. तो अगर वो एक एक्ट में इन्वॉल्व है तो दूसरे एक्ट में वो इन्वॉल्व नहीं हो सकता. ठीक है. तो इफ वर्कर इज covered by the worker who are covered by the ESI Act 1948, he is not the member of Compensation Act 1923. Okay. Next one is definition. So definition are very simple. The compensation in the Compensation Act, one of the important social security legislations. It's aimed at providing the financial protection to the workmen and their dependent in case of accident injury by the mean of payment of compensation by the employer. ठीक है. तो यहाँ पर सिंपल बताया गया है कि कंपनसेशन जो आपका एक्ट है
ये आपका सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है जिसका मेन एम होता है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना वर्कमैन और उसके डिपेंडेंट को। जो भी कभी इंजरी का कोई अगर केस हो रहा है उस केस में जो ये पेमेंट इन्हें मिलती है वो कंपनसेशन के थ्रू इनको मिलती है बाय द एम्प्लॉयर। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो दोबारा से हम एक तरह से रिवाइज कर रहे हैं कि व्हाट इज द कंपनसेशन, जिससे आपको ये चीज बिल्कुल याद हो जाए कि जो कंपनसेशन है या वर्कमैन कंपनसेशन है वो क्या है। नाउ द जनरल प्रिंसिपल्स, कुछ जनरल प्रिंसिपल्स इसके बताए गए हैं। देयर मस्ट बी कैजुअल कनेक्शंस बिटवीन द इंजरी एक्सीडेंट एंड द वर्क डन इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये यहाँ पर क्लियर बताया गया है कि एक कैजुअल कनेक्शन होता ही होता है कि अगर आप देना चाह रहे हैं, अगर कंपनसेशन की हम बात कर रहे हैं तो वो कंपनसेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंजरी हुआ है या जो एक्सीडेंट हुआ है वो आपका जो इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के कारण ही होना चाहिए। मतलब कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब जिस जगह आप काम कर रहे हो उसकी वजह से ही इंजरी और एक्सीडेंट अगर होगी तभी आपको किसी तरह से उसकी वजह से या उसके कारण अगर आपके साथ कोई एक्सीडेंट या इंजरी हो रहा है किसी वर्कमैन के साथ में, उसी केस में ही गॉट द कंपनसेशन, उसे कंपनसेशन दिया जाएगा। Now, the onus is upon the applicant to show that it was the work and the resulting strength which contribute or to aggravated the injury। ये बताया जा रहा है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको दी गई थी एप्लीकेंट को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से अगर उसे किसी तरह का कोई स्ट्रेन आ रहा है या फिर जो भी वो काम कर रहा है उसकी वजह से उसे किसी तरह की इंजरी आ रही है, इन दैट केस ही गेट द कंपनसेशन। Now, next one is it is not necessary that the workman must be actually working at the time of his death or that must be occurs while he was working or had just ceased of work। इसमें ये बताया गया है कि ये जरूरी नहीं है कि जो आपका वर्कमैन है वो उस समय उसी जगह पर काम कर रहा हो और काम करते करते ही उसकी डेथ हुई हो। मान लीजिए उस इंजर्ड हो गया था और इंजर्ड होने के बाद वो घर पर था लेकिन कुछ समय बाद उसकी डेथ हुई, तो ये पॉइंट भी आपका उसमें इंक्लूडेड है। उस केस में भी उसे कंपनसेशन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। अगर वो अपनी जो जॉब कर रहा था, जॉब की वजह से वो बीमार हो गया, बीमारी के चलते वो अपने घर पर था और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो वो जो बीमार पड़ा है वो पड़ा किसकी वजह से है? उसके वर्किंग नेचर की वजह से। तो इस केस में भी उसे कंपनसेशन मिलेगा ही मिलेगा। तो ये 3 बेसिक प्रिंसिपल्स इसके आपको बताए गए हैं रिगार्डिंग द कंपनसेशन एक्ट। ठीक है, 1, 2 एंड 3। नाउ एप्लीकेबिलिटी, क्या एप्लीकेबिलिटी है इस एक्ट की, कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है? द एक्ट एक्सटेंड टू द होल इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, दमन एंड दीव एंड द लक्षद्वीप। इनकी स्टेट यूनियन टेरिटरीज को छोड़कर सभी जगह पर ये एप्लीकेबल है। The Act applies to the workers employed in any capacity specialized in the Schedule 2। Schedule 2 में आपका मेंशन है वो सारे एरियाज जो कवर हो रहे हैं इस एक्ट में, है ना? वो सारी आपकी फैक्ट्रीज, माइंस, प्लांटेशंस जो भी आपका उसमें इंक्लूड हो रहा है उन सभी में ये आपका एप्लीकेबल होगा ही होगा। इसके अलावा कुछ हैजार्डस एक्यूपेशंस जो है उनमें लाइक आपकी जो कैटेगरीज है रेलवे सर्वेंट्स की, वो सब भी इसमें इंक्लूडेड होगी। तो ये है आपकी एप्लीकेबिलिटी। ओके, नाउ द मेन प्रोविजन एंड स्कोप ऑफ एक्ट। क्या मेन प्रोविजन है इस एक्ट से जुड़े हुए वो यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो इसमें ये बताया है द अंडर द एक्ट द स्टेट गवर्नमेंट आर एम्पावर्ड टू अपॉइंट कमिश्नर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। जैसा अगर आपको याद हो, आपने अगर प्रीवियस स्लाइड में देखा हो तो ऑक्यूपायर एंड इंस्पेक्टर्स ये 2 वर्ड जुड़े हुए थे आपके फैक्ट्री एक्ट 1948 से। नाउ द न्यू वर्ड्स इज कमिश्नर जो जुड़ा हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट से। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? कमिश्नर को अपॉइंट करती है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में। क्यों करती है? बिकॉज जो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स हैं या जो भी क्लेम आए हैं उन सबको देखने की जिम्मेदारी कमिश्नर की होती है। द डिस्पोजल ऑफ द केस ऑफ इंजरी इन्वॉल्विंग डेथ, अगर किसी केस में डेथ हो गया है तो उस केस को सॉर्ट आउट करने का काम भी इसका होता है। साथ ही साथ रिवीजन ऑफ क्रिटिकल पेमेंट, कोई भी अगर पेमेंट है उस पेमेंट को रिव्यू करना, उसको रिवाइज करना, समय के अनुसार उसे चेंज करना, वो भी इसी का काम है। पेमेंट की जहाँ पर बात की जा रही है तो आप आगे देखेंगे कि किस तरह से आप जैसे अगर कोई
किसी की डेथ हो जाती है या किसी को किसी तरह का डिसेबलमेंट हो जाता है, तो हर केस में कोई ना कोई पेमेंट उन्हें दी जाती है कंपनसेशन के तौर पर। तो उस पेमेंट को रिव्यू करना इनका काम है। और साथ ही साथ जो भी ये मतलब अपना रिव्यू कर रहे हैं, और उसके अलावा कहाँ कहाँ रिव्यू कर रहे हैं, तो जितने भी आपके सेक्शंस है, जितने भी आपके शेड्यूल हैं, उन सब में ये चीजें बताई गई हैं, लाइक शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2, इनको रिव्यू करना। तो इन सारी चीजों को रिव्यू करने का काम जो होता है वो इसी का होता है, कमिश्नर का होता है। ठीक है। नाउ डेफिनेशन, सेक्शन 2। ये जो आपका एक्ट है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, इसके सेक्शन 2 में बताया गया है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन इंक्लूडिंग द कमिश्नर, डिपेंडेंट, एम्प्लॉयर, डिसेबलमेंट, वेजेस एंड वर्कमैन, दे आर द बेसिक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो इस एक्ट में यूज की जा रही हैं और एग्जाम्स में जनरली पूछी। नाउ हु इज द कमिश्नर? तो कमिश्नर के बारे में जो डेफिनेशन दी गई है, दैट इज इन दी सेक्शन 2(1), सेक्शन 2 सबसेक्शन 1b। द कमिश्नर मीन अ कमिश्नर फॉर द वर्कमैन कंपनसेशन अपॉइंटेड अंडर द सेक्शन 2, जिसकी डिटेल आपको सेक्शन 20 में मिलेगी। कि कमिश्नर का मतलब वो पर्सन जिसे कमिश्नर के तौर पर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में अपॉइंट किया जाता है अंडर द सेक्शन। नाउ हु इज द डिपेंडेंट? डिपेंडेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 1d, dependent means any of the following relatives of the deceased workman, namely। डिपेंडेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा पर्सन जो कि डिसीज पर्सन का फैमिली मेंबर्स या उसका रिलेटिव हो सकता है। तो उसमें कौन कौन इन्वॉल्व हो सकता है? फर्स्ट कैटेगरी इसमें लिया गया है, फर्स्ट पॉइंट इसमें बताया गया है, द विडो, द माइनर लेजिटिमेट एंड द अडॉप्टेड सन, अनमैरिड लेजिटिमेट ऑन द अडॉप्टेड डॉटर एंड द विडोज मदर। अगर उस पर्सन जिसकी डेथ हो गई है, उसकी वाइफ जो अब विधवा हो चुकी है, तो द विडो, द माइनर जो भी उसके घर में छोटे हैं वो, अगर किसी सन को उसने अडॉप्ट किया है वो, उसकी जो अनमैरिड बेटी है वो, या अडॉप्टेड बेटी है तो वो भी उसकी होगी, या उसकी अगर माँ है जो कि विडो है वो भी इसके डिपेंडेंट की कैटेगरी में आएंगी। डिपेंडेंट मतलब जो उस पर्सन के ऊपर आश्रित है, ये कमाने वाला बंदा है और इसके ऊपर जो आश्रित लोग हैं उनको हम यहाँ पर डिपेंडेंट कह रहे हैं। ठीक है। जो जो इसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, इसकी सैलरी से ही वो चल रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज इफ wholly dependent on the earning of the workman at the time of his death। अगर जिस समय उस पर्सन की डेथ हुई है, उस वर्कमैन की डेथ हुई है, उस टाइम पर वो जो पर्सन था वो अकेला ही अर्निंग पर्सन था, तो इस समय अगर उसका जो सन या डॉटर है, अगर वो एज 18 भी क्रॉस कर चुके होते हैं, तब भी वो डिपेंडेंट की कैटेगरी में ही आएंगे, बिकॉज उस समय द अर्निंग पर्सन इज द ओनली वन। अर्निंग पर्सन वही पर्सन था जिसकी डेथ हो चुकी है। तो 18 साल के ऊपर वाले जो बच्चे हैं, जो 18 साल कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो बच्चे मतलब आपको उसका सन या उसका डॉटर भी डिपेंडेंट कैटेगरी में ही आएंगे। नाउ एंड एनी ऑफ द फॉलोइंग वर होली एंड पार्शली डिपेंडेंट ऑफ द वर्कमैन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। इसके बाद भी और जितने भी ये नीचे आपको कैटेगरीज बताई गई हैं वो सभी उस पर्सन की डिपेंडेंट में ही आएंगे। चाहे वो जब वो वर्कमैन की अगर डेथ हो जाती है उस टाइम पर, या तो वो पूरी तरह से डिपेंडेंट होंगे या पार्शली डिपेंडेंट होंगे, बट डिपेंडेंट है। लाइक अभी जैसे हमने बताया, अ विडोअर, द पेरेंट्स अदर देन दी विडोअर मदर, जो भी अगर पेरेंट्स हैं अगर, ठीक है, वो आपके हो सकते हैं। द माइनर लेजिटिमेट मतलब हमने बताया अभी, सन हो सकता है, उसकी डॉटर हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा जो अडॉप्टेड है अगर, वो भी हो सकते हैं। अगर मैरिड है लड़की, तो वो भी आ सकती है। लाइक मैरिड है लेकिन वो विडो हो चुकी है तो वो भी आ सकती है। ठीक है। एक माइनर अगर कोई है तो वो भी आ सकता है। फिर इसके अलावा कोई छोटे भाई बहन अगर हैं जो कि अनमैरिड हैं तो वो भी इसके डिपेंडेंट की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है। इसके अलावा जो उसकी डॉटर इन लॉ है वो भी इसकी इसमें आएगी। माइनर जो चाइल्ड है, या कोई प्री डिसीज वाला पर्सन है। ठीक है। या फिर लाइक इसके अंडर में वो पर्सन जिसके पेरेंट्स चले गए हैं और इन्होंने अगर उसको अडॉप्ट किया हुआ है या उसका वो फैमिली मेंबर्स है, तो वो बच्चा भी इसके अंडर में ही आएगा। ठीक है। या फिर इसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी इसके अंडर में आएंगे, इन केस उसके जो पेरेंट्स हैं वो या तो वर्किंग नहीं कर रहे हैं या पेरेंट्स नहीं है उस कंडीशन में। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ कंडीशंस बताई गई हैं जो डिपेंडेंट की कैटेगरीज में। नाउ द एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 1e, एम्प्लॉयर मींस एनीबडी एनीबडी ऑफ द पर्संस वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, जो उस कंपनी से जुड़ा हुआ है, इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं है, ले वो पर्सन आपका एम्प्लॉयर हो सकता है। एनी मैनेजिंग एजेंट ऑफ एन एम्प्लॉयर, कोई भी मैनेजिंग एजेंट जो है जिसको
एम्प्लॉयर ने भेजा है वो पर्सन भी यहाँ पर हो सकता है, और कोई भी इनलीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज एम्प्लॉय, कोई अगर डिसीज एम्प्लॉयर है उसने अगर अपनी तरफ से किसी को लीगली रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजा है तो ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एम्प्लॉयर्स कैटेगरी. So they are the basic three categories that include in the employers. Okay. Is disablement. What is the disablement? Disablement क्या होता है? ये बहुत ही important point है और एग्जाम्स में ज्यादातर पूछा भी जाता है. डिसेबलमेंट का अगर सिंपल सा मीनिंग देखा जाए तो लाइक एक तरह से कि डिसेबल मतलब वो अब उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए एबिलिटी उसमें नहीं है, दैट इज कॉल्ड द डिसेबलमेंट. तो वही यहाँ पर भी बताया गया है कि डिसेबलमेंट का मतलब होता है लॉस ऑफ कैपेसिटी ऑफ वर्क और टू मूव. वो लॉस कर चुका है कैपेसिटी टू वर्क, जो काम वो कर रहा था डिसेबलमेंट की वजह से अब उस काम को करने की उसके पास कैपेसिटी नहीं है. So that is called the disablement. And disablement of the workman may be result in loss of and reduction of his earning capacity. जो आपका डिसेबलमेंट है इसकी वजह से सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जो आपका जो वर्कमैन है वो वर्कमैन लॉस कर रहा है या रिडक्शन हो रहा है उसकी अर्निंग कैपेसिटी में. ठीक है. इन द लेटर केस ही इज नॉट एबल टू अर्न एज मच एज ही इज यूज टू अर्न बिफोर हिज डिसेबलमेंट. जिस समय उसका एक्सीडेंट हुआ उसके पहले वो अच्छा खासा कमाता था, सब कुछ बढ़िया था, हर काम वो कर सकता था. बट जब उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसके बाद उसकी जो कैपेबिलिटी है वो कैसी हो गई, रिड्यूस हो गई है. तो अब इस समय अगर वो कोई चीज कमा रहा है तो उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो उतनी नहीं होगी जितनी पहले थी. तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड डी डिसेबलमेंट. ठीक है. ये जो कंडीशन है उसकी कि यहाँ पर उसने अपनी अर्निंग कैपेसिटी खो दी है, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अ डिसेबलमेंट. नाउ डिसेबलमेंट में बी पार्शियल और टोटल, फर्दर इट मे बी परमानेंट एंड टेम्पररी. इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो हमारा डिसेबलमेंट है वी आर डिवाइडेड इट इनटू द टू पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज द पार्शियल एंड द सेकंड वन इज द टोटल. ठीक है. या तो पार्शियल डिसेबलमेंट हो सकता है या टोटल डिसेबलमेंट हो सकता है. पार्शियल मतलब किसी एक पार्ट में डिसेबलमेंट हुआ है, टोटल मतलब वो पूरी तरह से वर्किंग करने की कंडीशन में नहीं है. और ये जो पार्शियल है इट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स. ये पार्शियल आपका टेम्पररी पार्शियल भी हो सकता है और परमानेंट पार्शियल भी हो सकता है. सेम केस विद द टोटल डिसेबलमेंट. जो टोटल डिसेबलमेंट है आपका दैट इज ऑल्सो कन्वर्ट जो टू पार्ट्स, द पार्शियल भी हो सकता है एज वेल एज ये टेम्पररी भी हो सकता है. तो इस तरह से आपका जो पार्शियल डिसेबलमेंट है या इस तरह से जो आपका डिसेबलमेंट है वो डिसेबलमेंट्स आपके यहाँ पर 4 कैटेगरीज में आ रहा है. ठीक है ना. पार्शियल टोटल डिसेबलमेंट हो सकता है और आपका परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट भी हो सकता है. ये आपका परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट भी हो सकता है, टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट भी हो सकता है. तो इस तरह से आपकी 4 कैटेगरीज आ रही हैं डिसेबलमेंट की. लेट्स सी कि ये होता क्या है. पहला पॉइंट आपका आ रहा है पार्शियल डिसेबलमेंट. ठीक है. सेक्शन 2 सबसेक्शन 1G. पार्शियल डिसेबलमेंट नाम से ही क्लियर हो रहा है. अगर पार्शियल का मतलब कि किसी एक पार्ट में, जैसे ये हमारी बॉडी है तो इसके किसी एक पार्ट में जो है ये कहीं पर आपका डिसेबलमेंट आया है. ठीक है. तो दैट इज कॉल्ड दी पार्शियल. This means any disablement has reduced the earning capacity of workmen as a result of some accident. It may be the temporary or permanent. वही आके आपका रिजल्ट क्या हुआ, किसी एक्सीडेंट की वजह से रिड्यूस हो गई अर्निंग कैपेसिटी. और ये जो है ये आपका टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है. अब जैसे टेम्पररी पार्शियल परमानेंट की अगर हम बात करें, टेम्पररी पार्शियल डिसेबलमेंट की बात करें, पार्शियल डिसेबलमेंट है लेकिन टेम्पररी है. मींस एनी डिसेबलमेंट has reduced the earning capacity of a workman in any employment in which he was engaged at the time of the accident resulting in the disablement. जिस समय वो काम कर रहा था उस टाइम पर जो उसकी अर्निंग कैपेसिटी थी, एक्सीडेंट के बाद वो कैपेसिटी उसकी कम हो गई. लेकिन ये जो हुई है वो टेम्पररी बेसिस पर हुई है. ये जो हुई है वो टेम्पररी बेसिस पर हुई है. जस्ट फॉर द एग्जांपल, अगर किसी का हैंड जो है वो फ्रैक्चर हो गया है, आपका अगर किसी वर्कमैन का हैंड जो है वो फ्रैक्चर हो गया है, तो अगर हैंड फ्रैक्चर हुआ है तो वो कुछ समय बाद ठीक हो जाएगा. तो अगर हैंड का फ्रैक्चर होना जो है वो टेम्पररी पार्शियल डिसेबलमेंट है, बिकॉज उसकी कंडीशन फिर ठीक हो जाएगी. तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, इसका एग्जाम्पल टेम्पररी पार्शियल डिसेबलमेंट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, एक तरह से अगर किसी का हैंड फ्रैक्चर हो गया, किसी की फिंगर फ्रैक्चर हो गई है, दैट इज कॉल्ड एज अ टेम्पररी पार्शियल डिसेबलमेंट. क्लियर हुआ पॉइंट. Now the next one is
permanent partial disablement. What is permanent partial disablement? That means is one which is reduce the earning capacity of workmen in every employment. यहाँ पर परमानेंट पार्शियल मतलब कि यहाँ तो ये हुआ था कि कुछ समय के लिए उसका हुआ, बाद में ठीक हो गया, लेकिन परमानेंट का क्या मतलब हो गया कि पूरी तरह से वो अपनी अर्निंग कैपेसिटी खो चुका है ना, उसकी अर्निंग कैपेसिटी उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट के लिए वो खो चुका है। तो इन दैट केस वहां पर जितना वो पहले कमा सकता था अब वो उतना नहीं कर पा रहा है, या उतना काम वो नहीं कर पा रहा है जितना वो पहले कर सकता था। तो परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट को हम इस तरह से बता देते हैं, इफ समवन हैज लॉस हिज हैंड। हमने यहाँ बात की थी फ्रैक्चर की, लेकिन अब जो है वो हैंड उसके शरीर से ही अगर अलग हो गया है, ठीक है ना, अगर वो हैंड उसके शरीर से अलग हो गया है वर्कमैन के ड्यू टू दी एक्सीडेंट, उसका हैंड जो है वो शरीर से अलग हो गया है, तो दैट इज कॉल्ड दी परमानेंट पार्शियल डिसेबल सॉरी हाँ परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। इस कंडीशन में क्या हुआ, अब उसके पास वो पार्ट है ही नहीं है जिससे वो काम करता था, तो इस तरह की कोई कंडीशन आती है तो ये आपकी कहलाएगी परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। क्लियर हुई बात? आपका टेम्पररी पार्शियल डिसेबलमेंट, बॉडी का किसी एक पार्ट कुछ समय के लिए डिसेबल हुआ था लेकिन वो ठीक हो गया। लेकिन परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट कि वो उसका जो पार्ट है वो पूरी तरह से उसके शरीर में डिसेबल हो चुका है। ये जरूरी नहीं है कि जैसे लाइक ये भी हो सकता है कई बार कि वो अपने उसका जो हाथ है उसकी वर्किंग वर्किंग करने की क्षमता चली गई है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड दी परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। पूरी तरह से उसका हाथ जो है वो खराब हो चुका है, तो इसलिए वो परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट में आ जाए। सो टोटल अब आता है टोटल डिसेबलमेंट सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एल। अब इसमें जो बताया गया है टोटल डिसेबलमेंट का मतलब, जैसे अगर हमने पार्शियल में बात की थी कि बॉडी का एक पार्ट जो है वो डिसेबल हो रहा है, बट टोटल डिसेबलमेंट में इसकी पूरी बॉडी ही डिसेबल हो रही है। दैट मीन्स की पूरी बॉडी जो है वो अर्निंग कैपेसिटी खो चुकी है। ये कंडीशन इसकी ऐसी होगी कि ये जो डिसेबलमेंट होगा इसका या तो ये टेम्पररी भी हो सकता है टोटल डिसेबलमेंट, या परमानेंट भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जिस समय ये वर्किंग कंडीशन में था तो रिजल्ट लाइक जब उसका एक्सीडेंट हुआ उसके बाद वो अपनी जो वर्किंग करने की क्षमता है वो पूरी तरह से खो चुका है। ये ये वर्ड आप रिमेम्बर रखिएगा, लाइक एम्प्लॉय बिकम अनफिट फॉर एवरी टाइप ऑफ वर्क। मतलब इस एक्सीडेंट के बाद में वो अनफिट हो चुका है किसी भी टास्क को करने के लिए, किसी भी तरह के वर्क को लेने के लिए, या हम कह सकते हैं ही इज नॉट एबल टू गेट जॉब एनीवेयर ड्यू टू दैट इज डिसेबलमेंट। उस डिसेबलमेंट की वजह से अब उसे किसी तरह का कोई जॉब नहीं मिल पाएगा। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अ टोटल डिसेबलमेंट। ठीक है ना? अब ये हम कह रहे हैं कि ये टोटल और परमानेंट दोनों हो सकता है। अब जैसे देखिए, अगर मैं बात करूं टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। कि कुछ कोई पर्सन था, वो कुछ समय के लिए, अगर टेम्परेरी की बात करें तो कुछ समय के लिए वो पर्सन जो था वो कोमा में चला गया ड्यू टू दी एक्सीडेंट, या कुछ समय के लिए उसने अपने सेंसेस खो दिए थे, कुछ समय के लिए मे बी पॉसिबल वो पैरालाइज हो गया था। तो इस तरह की अगर कोई कंडीशन आती है तो द पर्सन इज कॉल्ड एज अ टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट। की टाइम लिमिट था कि कुछ समय के लिए वो पूरी तरह से अर्निंग कैपेसिटी खो चुका था लेकिन वो फिर बाद में ठीक हो गया। लेकिन अगर परमानेंट की बात करूं तो परमानेंटली दैट मीन्स कि द पर्सन जो पूरी तरह से आपका कोमा में चला गया है, पूरी तरह से वो आपका एक तरह से अपना सेंसेस खो चुका है, किसी की तरह की बीमारी उसको लग चुकी है, या फिर पैरालाइज हो चुका है, उसके हैंड्स और लेग जो है वो वर्किंग कंडीशंस में नहीं रहे हैं। इस तरह का अगर कोई केस आता है किसी वर्कमैन के साथ में, तो उस कंडीशंस में वो वर्कमैन परमानेंटली टोटल डिसेबलमेंट हो जाएगा। तो दैट इज द कंडीशंस जहां पर आपको डिसेबलमेंट बताया जा रहा है, टेम्पररी और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। क्लियर है? द ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर पूछा भी जाता है, तो इसको याद रखिएगा। नाउ द मैनेजिंग एजेंट सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एफ। मैनेजिंग एजेंट कौन होता है? तो मैनेजिंग एजेंट मतलब means any person appointed and acting as a representative of the another person for the purpose of carrying of such person's trade or the business, but does not include the individual manager subordinate to an employer. सिंपल सा फंडा है, मैनेजिंग एजेंट मींस ऐसा पर्सन जिसे एज अ रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा जा रहा है किसी भी ट्रेड या बिजनेस की मीटिंग को अटेंड करने के लिए, जिसका पर्पस सिर्फ इतना होता है कि ये उसका रिप्रेजेंटेटिव बन के जाए, जिससे उसकी एक तरह से प्रेजेंस लग जाए, उस पर्सन की वहां पर प्रेजेंस लग जाए। दैट इज द मैनेजिंग एजेंट। Now the minor. Who is the minor? According to section 21 FF, माइनर मीन्स आपको पता ही है जिसने 18 ईयर्स की अपनी एज कंप्लीट नहीं की है, दैट इज कॉल्ड एज अ माइनर। कितनी? 18 साल से अगर वो छोटा है तो वो आपका कहलाएगा माइनर। नाउ क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर सेक्शन 2
सेक्शन 2 सबसेक्शन 1I। क्वालिफाइड मेडिकल पर्सन मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि रजिस्टर्ड होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, जो कि आपके मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए ही बेसिकली बनाया जा रहा है, जो जिसका काम बेसिकली होता है कि जो सारा के सारा मेडिकल रिलेटेड जो टर्म्स है उसे देखेगा। सर्टिफिकेट अगर कोई इशू करना है तो वो सर्टिफिकेट इशू करेगा। और ये जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होता है, ये आपका लाइक ऑफिशियल गजट, जो आपका स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिशियल गजट है, उसमें इसका नोटिफिकेशन दिया रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही इसे चूज किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग ही उसकी जो डिटेल दी रहती है कि किस क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही किसी पर्सन को डिक्लेयर किया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू कि हु इज अपॉइंटेड एज अ क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। बेसिकली किस एक्ट के लिए ये कंपनसेशन एक्ट में इसका काम क्या होता है कि ये इसका काम होता है कि जो वर्कर्स हैं उनकी फिटनेस को बताना कि वो जो इंजरी है वो कितनी इंजरी हुई है, क्या फिट है या नहीं है, वो मतलब उसकी जो इंजरी है वो लाइक 3 दिन से ज़्यादा की जा रही है, बहुत सीरियस इंजरी है क्या। तो इस तरह की चीज़ों को बताना मेडिकल प्रैक्टिशनर का काम होता है। नाउ द सीमेन। सीमेन जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, तो सीमेन मतलब द पर्सन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द क्रू, जो क्रू का पार्ट होता है या किसी शिप के क्रू का पार्ट होता है, वो पर्सन आपका कहलाएगा सीमेन। बट शिप का जो मास्टर है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। जो बाकी के मेंबर्स होंगे शिप के या क्रूज के, दैट इज कॉल्ड एज अ सीमेन। नाउ द वेजेस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 1M, to include any privilege or the benefit which is capable of being estimated in money। मतलब कोई भी privilege या benefit अगर मिल रहा है जिसे हम money के terms में calculate कर रहे हैं, तो उसे कहा जा रहा है आपका wages। Other than the traveling allowances or the value of traveling concessions and the contributions paid by the employer, जो भी traveling allowances या other जो allowances मिल रहे हैं उसके अलावा जो अलग से पैसा मिलता है, जो इन्होंने काम किया है उसके एवज में एम्प्लॉयर के थ्रू, इनके कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन की वजह से, वर्कर्स के कंट्रीब्यूशन की वजह से जो उनको पैसा मिल रहा है, दैट मनी इज कॉल्ड एज अ वेजेस। वो मनी आपका यहाँ पर जो होगा वो वेजेस होगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, जो इन्होंने काम किया है उसकी वजह से जो मिल रहा है वो यहाँ पर कहलाएगा। एंड देन ये बताया गया कि इस ये जो है इसमें कुछ आपके पेंशंस, प्रोविडेंट फंड एंड द सम पेड ऑफ द वर्कमैन टू कवर एनी स्पेशल एक्सपेंसेस एंटाइटल टू हिम बाय द नेचर ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। जो भी आपका अलग से अगर पेंशंस, प्रोविडेंट फंड या कोई अलग पैसा भी अगर इंक्लूड हो रहा है, तो वो भी आपके एम्प्लॉयर के थ्रू ही पे किया जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका वेजेस। The next one is workman. Who is the workman? According to section 2, 1, subsection 1N. तो वर्कमैन मीन्स एनी पर्सन हु इज वर्किंग एज अ रेलवे सर्वेंट, जो रेलवे की इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहा है, कोई मास्टर है या सीमेन है या अदर मेंबर्स है क्रू या शिप का वो पर्सन, या कैप्टन हो गया क्रू का या एयरक्राफ्ट का, या फिर कोई भी पर्सन जिसे रिक्रूट किया गया है फॉर द ड्राइवर पोजीशंस, हेल्पर पोजीशंस, मैकेनिकल, क्लीनर, या फिर कोई भी अदर मोटर व्हीकल से जुड़ा हुआ कोई भी अगर उसको अगर अपॉइंट किया गया है, तो दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर दी वर्कमैन कैटेगरी। तो ये सब आपके वर्कमैन की कैटेगरीज में आएंगे। नाउ इंटाइटलमेंट। तो एवरी एम्प्लॉय including those employed through a contractor but excluding casual employees। तो ये आपके बताए गए कि कोई भी एम्प्लॉय हो, लेकिन अगर वो किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए आया हुआ है तो उसे छोड़कर कोई भी एम्प्लॉय हु इज एंगेज फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयर्स बिजनेस, जो एम्प्लॉयर के बिजनेस के लिए आया हुआ है, और वहां पर अगर वो सफर करता है किसी भी तरह की इंजरी ड्यू टू एनी ऑफ द एक्सीडेंट अराइजिंग आउट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट शैल बी इंटाइटल्ड फॉर द कंपनसेशन अंडर दिस एक्ट। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अराइजिंग आउट इन दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये वर्ड आपको फैक्ट्री एक्ट में इजीली समझ में आएगा, हमने डिटेल में इसे बताया है फैक्ट्री एक्ट में। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आप फैक्ट्री एक्ट में जाइए, फैक्ट्री एक्ट में आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, तो उसका भी मेरे चैनल पर उसका अलग से वीडियो अपलोडेड है। तो यहाँ बताया गया है कि कोई भी एम्प्लॉय जो कि आपका कैजुअल वर्कर ना हो। कैजुअल वर्कर मतलब ऐसे एम्प्लॉयज जो कि किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए गए हैं या कॉन्ट्रैक्ट पर आए हुए हैं,
कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अगर आए हुए हैं, तो उनको छोड़कर एवरी एम्प्लॉय जो कि इंगेज हो रहा है एम्प्लॉयर के बिजनेस से, और बिजनेस के दौरान अगर वो इंजरी उसे हो जाती है ड्यू टू द एक्सीडेंट, जो कि उसे अपने काम के दौरान हो रही है या काम की वजह से हो रही है, तो उस केस में ही इज एंटाइटल्ड फॉर द कंपनसेशन ऑफ दिस एक्ट. ठीक है, दैट इज द एंटाइटलमेंट. Now, this is all for today. I hope you can understand very well what is the Compensation Management Act और what are the basic definition of it. तो इसको ध्यान से पढ़िए और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. थैंक यू सो मच.